प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एमए फाइनल के 4th पेपर पर कई दिनों से एक साथ जुड़े हुए हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको बराबर बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था और जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विचार थे उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं, कौन कौन से प्रमुख नायक, कौन कौन से प्रमुख नेता उससे जुड़े और कौन कौन सी समस्याओं से मॉडर्न इंडिया को जूझना पड़ा, किस तरह हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अग्रसर हुआ। तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स इस पर पढ़े हैं। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाना शुरू किया था, जो वाकई में एक जननायक थे और गांधी जी के मैं उन्हें समकक्षी ठहरा सकती हूँ। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, एक बड़े शिक्षाविद थे, राजनीति से इनका सरोकार जुड़ा और मैंने ये घटनाक्रम 1908 तक लिया। इसका एक कारण ये था कि एक ही लेक्चर में तिलक के संपूर्ण व्यक्तित्व को ले पाना संभव नहीं था। तो अब मैं आ रही हूँ पृष्ठभूमि के बाद अपने मुख्य बिंदु पर कि किस तरह बाल गंगाधर तिलक के जीवन में घटनाक्रम घटित हुआ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1908 में मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ। इसमें तिलक का कोई हाथ नहीं था, लेकिन तिलक ने अपने पत्र केसरी के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन का बराबर समर्थन किया और इसका फल ये निकला कि जो ब्रिटिश सरकार तिलक से नाराज थी, उन्होंने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इतना ही नहीं, उनको मधुमेह रोग था, उसके बावजूद भी उनकी पैरवी को खारिज करते हुए उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया और उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। तो तिलक 6 वर्ष तक एकांत कारावास में मांडले जेल में रहे। अब आता है कि तिलक ने यहाँ 6 वर्ष कैसे अपने व्यतीत किए। तो यहाँ तिलक ने अपनी सकारात्मकता का प्रदर्शन किया और मांडले जेल में रहकर उन्होंने लेखन का कार्य किया। वहाँ उन्होंने 900 पृष्ठों की गीता पर गीता रहस्य नाम की टिप्पणी लिखी। तो इस प्रकार तिलक टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने उसका सदुपयोग अपनी सकारात्मकता, अपनी बौद्धिकता का परिचय वहाँ रहकर दिया। इसके पश्चात 1914 में तिलक जेल से रिहा होकर आए और यहाँ से तिलक का भारत की सक्रिय राजनीति से जुड़ना होता है। उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ किया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 1916 के वर्ष में लखनऊ समझौता होता है। इस सम्मेलन में उदारवादी और उग्रवादी जो कांग्रेस के धड़े थे वो मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। 1916 के इस लखनऊ समझौते में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तिलक ने समझौते में मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की और कांग्रेस को एक सर्वव्यापी पार्टी के रूप में बनाने का कार्य किया। इसके पश्चात 1917 में तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित करवाया। 1918-19 में इंग्लैंड यात्रा की। लंदन पहुंचकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की
1919 का कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने आखिरी बार भाग लिया। गांधी के असहयोग आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया और अगस्त 1920 में उनका देहांत हो गया। अब आता है कि ऐसा जननायक जिसने गांधी से पूर्व सारे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की, उसका क्या मूल्यांकन हो सकता है? अगर हम उसका मूल्यांकन संक्षेप में करना चाहें, आकलन करना चाहें, तो हम देखते हैं कि वो एक अच्छे राजनेता के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उनकी रचनाओं की मैं अगर जिक्र करूं तो ओरिएंट स्टडीज इन दी एंटिक्विटीज ऑफ वेदास नामक एक पुस्तक लिखी उन्होंने। 1930 में उन्होंने दी आर्किटेक्ट होम इन दी वेदास प्रकाशित करवाई और इसके पश्चात उन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा। उनके राजनीतिक विचारों ने संपूर्ण भारत को गतिशील विचार देकर अद्भुत जन जागरण उत्पन्न किया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता के बिना नैतिक व आध्यात्मिक जीवन संभव ही नहीं है। अपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया। तिलक ने स्वराज्य को ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य चुना। स्वदेशी और बहिष्कार को उन्होंने जनजागृति का आधार बनाया। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी उन्हें जन सामान्य में पूज्य बताया। और अगर मैं ये कहूँ कि वे नव भारत के निर्माताओं में से एक थे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार तिलक गांधी जी के समकक्ष ये एक महान नायक हुए, जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को, हमारे आधुनिक भारत को एक नई दिशा और नया आयाम दिया।